हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 7 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, क्या निराश हुआ जाए। क्लास 8 चैप्टर 7 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक निबंध है ये, क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ में आपको जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे और माइंड मैप से पाठ शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से पाठ शुरू करती हूँ मैं। क्या निराश हुआ जाए का अवधारणा मानचित्र आपके सामने आ गया है। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेखक आशावादी हैं, यानी कि पॉजिटिव सोच रखते हैं, वर्तमान से निराश ना होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सेवा, सच्चाई जैसे मूल्य जो हैं उन्होंने बताया है इस पाठ में कि उसे नष्ट नहीं होने देना है हमें, और भ्रष्टाचार, बुराई जैसे अवगुणों को जड़ से उखाड़ कर हमें इस समाज से बाहर फेंकना है और अपने महापुरुष, जितने भी भारत में महापुरुष हुए हैं, उनके सपने साकार करने हैं। और वो सपने कब साकार होंगे, इस पाठ में अभी आपको बताएंगे कैसे साकार होंगे। शब्दार्थ हैं ये, वैसे तो मैंने इस वीडियो के लास्ट में आपको शब्दार्थ दिए हैं स्टूडेंट्स, फिर भी आप इन पर भी नज़र दौड़ा लीजिएगा। भाषा की बात, समास कौन कौन से हैं, संज्ञा के उदाहरण हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे तब मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा इस पाठ के प्रश्न उत्तर वो भी आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन वन वर्ड में लिखकर आपके सामने ये मैंने दिखा दिए हैं कि लेखक निराश नहीं है, अर्चने भी हौसला ना डिगा पाई उनका। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पाठ शुरू करें। क्या निराश हुआ जाए। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 19 मई 1989, यानी कि 1979। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो क्या निराश हुआ जाए, ये जो पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध है बच्चों। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से बहुत दुखी है, और वो कहते हैं कि आए दिन लोग जिस तरह से एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है। संदेह की दृष्टि से हर व्यक्ति जो है वो देखा जा रहा है। तो लोग जो हैं एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, यानी कि खासकर जो ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं उन पर ज़्यादा संदेह किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता, जो कोई काम धंधा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके गुणों और अच्छाइयों का बखान करने के बजाय पहले उसके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी अवगुण हैं, उनका बखान जोर शोर से करने लगते हैं। लेखक के अनुसार यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। स्थिति मगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि गुण और दोष तो हर आदमी के अंदर विद्यमान होते हैं। तो लेखक के अनुसार लोग गुणों को देखने के बजाय दोषों को ज़्यादा देखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था कभी। और फिर वो प्रश्न भी पूछते हैं बच्चों कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला जो सभ्य भारतवर्ष है, जो सुसंस्कृत भारतवर्ष है, वो कहाँ खो गया है। महान मनुष्यों के सपनों का भारत है ये, और हमेशा ये रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ठीक है, आजकल मैं मानता हूँ, लेखक इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इन दिनों भले ही ये वाला माहौल बना हुआ है कि ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ठीक है, तो इसमें जो लेखक हैं वो यही बता रहे हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो भी होता है, भीतर भारतवर्ष भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म जो है वो कानून से भी बड़ी चीज़ हो गई है।
यानी कि यहाँ पर लेखक यही बताना चाह रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने अगर ऐसे भारतवर्ष का सपना देखा था तो फिर मैं कहूँगा ये भारतवर्ष कहीं खो गया है। ये सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से जो भी लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, भोले भाले मेहनत करने वाले लोग पिस रहे हैं, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले जो हैं वो फलते फूलते चले जा रहे हैं, यानी कि उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल जितने भी ये डरपोक लोग हैं, बेबस लोग हैं, उनके हिस्से आ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में, जितने भी मोरल वैल्यूज हैं उनके बारे में लोगों के जो विश्वास है वो डगमगा गए हैं कहीं पर। और भारतवर्ष ने कहता कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। जो हमारा भारत है इसने कभी भी तवज्जो नहीं दी है भौतिक वस्तुओं की संग्रह को, कलेक्शन को। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और वही परम है। मतलब हमारे आंतरिक गुण, जो हमारे अंदर के गुण हैं वो ज़्यादा चरम सीमा पर हैं। लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, ये सारे विचार मनुष्य में तो नेचुरल रूप से हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये सबसे बुरा आचरण है। ये अच्छा आचरण नहीं है। तो लेखक कहते हैं जैसे कि बताया गया है, सारी भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने की कोशिश की, पर भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भूख को थोड़ी इग्नोर किया जा सकता है। बीमार के लिए दवा इग्नोर कर दोगे तो बीमार ठीक कैसे होगा? गुमराह, कोई रास्ता भूल गया है, उसको ठीक रास्ते पे लाना है तो उसके लिए कुछ तो सोचोगे ना आप, उसको इग्नोर थोड़ी कर दोगे। हुआ ये है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे बनाए गए, ऐसे अनेक रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए, लॉ बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को ज़्यादा उन्नत, सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। पर जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन पवित्र नहीं होता, पराये वे लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं जैसे कि सारी नदियां लास्ट में जाकर मिलती कहाँ हैं? समुद्र में मिलती हैं, राइट। उसी तरह ये भारत भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों, सभ्यता, संस्कृति की मिलन भूमि, यानी ये जो संगम स्थल है, इस देश की संस्कृति जो है वो कई धर्म, कई जातियों की संस्कृति के मिलन से समृद्ध हुई है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्धि और सुसंस्कृत पावन भारत खत्म थोड़ी हो सकता है, वो हमेशा सुंदर बना रहेगा। हाँ, अभी हमें ज़रूर ऐसा लग रहा है कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से रहते हैं, उनका जीना समाज में कठिन हो गया है जो ईमानदारी से रह रहे हैं, और आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं। ये सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता हुआ महसूस हो रहा है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को प्रेफरेंस दी है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है बच्चों की, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं लालच होता है, मोह होता है, काम होता है, क्रोध है, ये भावनाएं छुपी रहती हैं, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी होने देना ये सबसे बुरा आचरण है, सबसे बुरी बात है। भारतवर्ष में हमेशा अपने लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया जाता है, मगर जैसे भूखे व्यक्ति के लिए रोटी जरूरी है, बीमार व्यक्ति के लिए दवा जरूरी है, उसी तरह जो व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं उनको सही रास्ते पे लाना भी बहुत जरूरी है। तो लेखक कहते हैं भारत में कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब से संबंधित बहुत सारे कानून हैं जो देश हित में, लोक हित में बनाए गए हैं, लेकिन उनको सुचारू रूप से चलाना भी तो है। उनको चलाने वाले लोगों के मन में ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईमानदारी नहीं है, सच्चाई का भाव ही नहीं है, वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, लेकिन आज धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए गए, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में कमी पेशी निकालकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो यही इस बात के पर्याप्त प्रमाण जो हैं वो खोजे जा सकते हैं। तो कवि क्या बता रहे हैं? कवि बता रहे हैं कि आज भी प्रेम की भावना उनके अंदर विद्यमान है। स्त्री, वो बता रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अभी भी भारत में लोग धर्म पे विश्वास करते हैं, धर्म कानून से बहुत बड़ी चीज़ है, इस बात को बहुत तवज्जो दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो धार्मिक लोग हैं, जिनमें सेवा भाव है, ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, किसी ना किसी दबाव में ज़रूर आ गए हैं, वो किसी ना किसी तरह दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, पूरी तरह से उनके अंदर से अच्छाई नष्ट नहीं हुई है, वो कम ज़रूर हुई है लेकिन नष्ट नहीं हुई है। तो आज भी प्रेम की भावना उनके अंदर विद्यमान है, वो स्त्रियों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, स्त्रियों की इज्जत करते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। हर व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को महसूस करता है कि दुनिया में से सच्चाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये कम आश्चर्य की बात नहीं है, आज भी सच्चाई है, ईमानदारी पर चलने वाले लोग भी मौजूद हैं हमारे भारत में।
महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, तो लेखक इसमें बता रहे हैं कि समाचार पत्रों में रोज भ्रष्टाचार की खबरें छपती हैं, बुराई के प्रति लोगों में गुस्सा है। हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, हम समझते हैं जो हो रहा है सब गलत है, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और अपनी जो रिस्पेक्ट कमाते हैं। ये सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, अन्य गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, यही व्यक्ति के अंत तक जाती हैं और इन्हीं को लोग भी याद करते हैं। जिस तरह से लोग दूसरों की बुराई को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसी तरह उनकी अच्छाई की तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं आजकल। वे बुराई को रस लेकर बताते हैं, लेकिन अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं ऐसा करना बुरी बात है। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिन्हें लोग सहते ही नहीं हैं। अगर उनकी सराहना हो तो दूसरों का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। और लेखक को विश्वास है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई बची है, ईमानदारी बची है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती, पर ये एक घटना ठगी की अनेक घटनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो लेखक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जब लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें टिकट बाबू ने पैसे लौटाए। तो इसमें जो लेखक हैं वो अपनी लाइफ की एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। तो लेखक क्या कह रहे हैं, हमारे समाज में कहते हैं आज भी ईमानदारी, आज भी सच्चाई है। अपना पहला उदाहरण, लेखक ने 2 एग्जाम्पल लिए हैं बच्चों इस पार्ट में। अपने पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया। गाड़ी चलने वाली थी इसलिए वो जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए, लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आया और माफ़ी मांगते हुए 90 रुपये वापस दे गया। तब उनके चेहरे पर जो आत्मसंतोष था वो साफ झलक रहा था। और दूसरा उदाहरण जो उन्होंने बताया है उसमें वो बता रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं दुनिया से सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है। अभी भी लेखक को विश्वास है कि अभी भी दुनिया में है सच्चाई, अभी भी है ईमानदारी। हमारे आसपास आज भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते, जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं करते। अब दूसरी घटना वो क्या बताने जा रहे हैं, उनकी लाइफ में जो दूसरी घटना हुई उसका उदाहरण लेते हुए बता रहे हैं कि एक बार वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक क्या हो गया, बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। बस अब लोग पीछे पड़ गए। यानी कि जिस बस में लेखक अपने परिवार से ही यात्रा कर रहे थे वो कुछ खराब थी और उसमें कुछ खराबी के कारण वो रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था, ज़्यादा आवाजाही थी नहीं, बस चलना रुक गई क्योंकि वह खराब थी। रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। जब बस रुक गई तो यात्रियों में घबराहट आना तो स्वाभाविक है। कंडक्टर उतर गया, साइकिल लेकर चलता बना। जब यात्रियों ने देखा कि कंडक्टर उतरकर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया तो उनमें और बेचैनी हो गई। उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तरह तरह की बातें अपने दिलो दिमाग में सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कहीं कंडक्टर अभी चोर डकैत अपने साथ ले आएगा, लूट कर मार कर चले जाएंगे हमको। तो वो अब तरह तरह की बातें शुरू होने लगी। किसी ने पुरानी घटना का जिक्र कर दिया कि 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले थे अपने परिवार के साथ। इस वाली घटना में उनके बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे, आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, ऊपर से डकैतियों का डर दिल में समा गया था। तो कुछ नौजवानों ने क्या सोचा कि ड्राइवर तो यही है, चलो उसे ही जबरदस्ती मार पीट कर पूछा जाए कि आखिर वो क्या चाहता है। ड्राइवर ऐसा करते देख घबरा गया, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, 2-4 उसे लात घूंसे लगाए। ड्राइवर ने लेखक को अपनी मदद करने के लिए पुकारा और उन्हें कहा कि कंडक्टर कोई उपाय जरूर लेकर आएगा, बस थोड़ी देर में जो बस है वो ठीक हो जाएगी और या फिर कोई और अन्य साधन के लिए उपस्थित हो जाएगी। कृपया कर हमें माफ़ करें, उन्हें गुजारिश की लेखक के साथ, तो कृपया इन लोगों से मुझे बचा लिया जाए, कहीं ये मुझे मार ना डालें। डर तो लेखक को भी लग रहा था, लेकिन जैसा कि एक व्यक्ति जो कि चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ है, लोग उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, ड्राइवर की बुरी दशा देखकर उन्हें भी उस पर दया आ गई। उन्होंने यात्रियों को समझाना शुरू कर दिया, पैसेंजर्स को, कि ये मार पिटाई का काम करना ठीक बात थोड़ी है। यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे, कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कहने लगे कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकला वो अपने डाकुओं मित्रों के साथ मिला हुआ है, उनके पास गया है, उन्हें अभी ही लेकर आता होगा। लेखक ने ड्राइवर की मदद की, उन्हें मारपीट से बचाया। इस सब में कितने घंटे बीत गए बच्चों? 1.5-2 घंटे बीत गए। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। लेखक और उनके परिवार की हालत हो गई बहुत बुरी। हालत तो बुरी होनी है। लोगों ने ड्राइवर को बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा।
एक जगह घेर कर रखा कि कहीं ये कहीं भाग ना जाए, और कुछ मिले ना मिले पर ड्राइवर को पकड़ो और मारो, पीटो, उसे जान से मार दो। जो लोग ड्राइवर को घेर कर रखे थे, लेखक ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी इस विनती का कोई असर हुआ ही नहीं। यात्रियों ने उसका धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पे पहुंच गए। पेज नंबर 39। ये सब घटनाएं देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में 42 पेज पे है बच्चों। धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ये सब घटनाएं देखकर लेखक को विश्वास हो गया दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जैसे कंडक्टर है, टिकट बाबू है, ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का दुख देख नहीं सकते, उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में और भी बहुत सारी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, लेखक बता रहे हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ कहता मैं इसी बातों को सोचता रहूँ ना कि मैंने धोखा खाया है, मुझे वहाँ से धोखा मिला, तो मैं जीना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। पर ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, लेकिन ऐसी भी मेरी लाइफ में घटनाएं कम नहीं हुई कि लोगों ने बिना बोले मदद कर दी, निराश मन को डांडस दिया, हौसला दिया, हिम्मत बंधाई। कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु तो मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। अंत में बच्चों यही बताया गया है कि लेखक जो हैं वो आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता का भाव रखते हैं, और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा बच्चों आपको ये पाठ? लेखक तो आशावादी हैं, आप भी आशावादी बनिए और अपने सपनों से हमारे भारत को गौरवमयी बनाइए। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं आपकी बुक्स के स्टूडेंट्स। ये तो आपकी बुक का पेज है, आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण तो झूठ, फरेबी, बेईमानी। वो मानते हैं समाज में कुछ लोग हैं जो स्वार्थवश झूठे हैं, फरेबी हैं, बेईमान हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि जब तक लोगों के अंदर दया है, सहिष्णुता का भाव जिंदा है, तब तक अपने सपनों का गौरवमयी भारत पाने की आशा हमारे दिलों में जिंदा है। दूसरा क्वेश्चन है दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है बच्चों? ये आपको लिखकर दे दिया गया है। जब भी किसी व्यक्ति से संबंधित कोई नकारात्मक पहलू आपके सामने आ जाए तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाइए। ठीक है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र हैं, समाचार चैनल हैं जो दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचार कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन आपको नीचे दे दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा। लास्ट में लिखा है मैंने, इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो आपको बता दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत मुश्किल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपको तर्क सहित उत्तर दिया गया है। उसके बाद आपकी भाषा की बात है। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है बच्चों। समास का एक प्रकार
है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। वैसे तो समास जो है वो 9th क्लास में है, 8th क्लास में समास नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पाठ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। समास को अच्छे से समझना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, वहाँ जाके आप अच्छे से समझ लीजिएगा समास क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो बताया गया है कि द्वंद्व समास की संभावना ज़्यादा है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, चरम सीमा, चरम परम, भीरू, बहस, बेबस, दिन रात। तो ये सब समास के उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञा के उदाहरण खोजकर लिखने हैं आपको। तो ये आपको मैंने समास का क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया। उसके बाद है संज्ञा का क्वेश्चन, जिसके लिए अगर आपको संज्ञा की वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, जिससे आप समझ जाएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा का डिफरेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, जातिवाचक संज्ञा है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। बस जो है वो स्पेशली हमें ये नहीं बताया गया कि डीलक्स बस से जा रही है ना, तो हमें सिर्फ बस बताया गया। तो बस जो है पूरी जाति का बोध करवा रही है। हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़ ये सब जातियां हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, डकैत, यानी कि हमारे जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है वो भी आपको बता दिया गया है स्टूडेंट्स। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा, क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक दे सकते हैं? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको 2 बार दिया है, दोनों बार अलग तरीके से लिख कर दिया है। आप देख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वही आंसर लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको आपकी अगली वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं गूगल टेस्ट दूंगी आपको इस वीडियो का, क्या निराश हुआ जाएगा गूगल टेस्ट भी दूंगी, और आपको भगवान के डाकिए का भी मैं गूगल टेस्ट दूंगी। ये आपके सामने शब्दार्थ हैं। अगर कोई भी वर्ड आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ से शब्दार्थ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस पाठ को, क्योंकि जितनी मेहनत टोटल इस वीडियो में होती है उतने तो आपके लाइक्स भी नहीं आते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ और भी आपकी डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिएगा, मैं आपकी डिमांड को पूरा करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी मिलती हूँ आपको आपके नए चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर लेसन 8 के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन।